Hi everybody, welcome back to lecture number 3 of chemical bonding. और अभी तक हम कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है वो समझ चुके हैं, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है वो भी समझ चुके हैं। तो जो हम अभी कर रहे हैं दैट इज फजान्स रूल। उसमें हम आज के सेशन में, जिसमें कि हम सबसे पहले फजान्स रूल डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है। ठीक है, तो मेजरली हमको फजान्स रूल बताएगा कि देर इज सम कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स एज वेल। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं, दैट इज फजान्स रूल। ओके, तो सबसे पहले एज डिस्कस्ड कि कोई भी बॉन्ड ना तो आप उसको ये बोल सकते हो कि यार वो ना पूरा का पूरा कोवैलेंट है, और ना ही आप ये बोल सकते हैं कि वो पूरा का पूरा आयोनिक है। ठीक है, तो मैम चल क्या रहा है स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवैलेंट, जस्ट एज अ कोवैलेंट में हैव अ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें पार्शियल यानी कि थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, और अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो उसमें पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। इससे हमारा क्या मतलब है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे बताइए, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक बॉन्डिंग में क्या पढ़ रहे थे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अभी आयनिक बॉन्ड बच्चे कैसे बनता है, जब हमारे पास एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, राइट। अब जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन देता है वो इलेक्ट्रॉन, मैम केटायन, है ना। तो एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। केटायन बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो कि एनायन को कंप्लीटली दे देता है, उसको हमें कंप्लीट 100% आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका इसको सोचने का कि ये हमारे पास केटायन है, आप देख रहे हो दिस इज अ केटायन, और ये है हमारा एनायन ब्लू वाला जो है ना। अब जो ये एनायन है, ये से इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके आउटरमोस्ट शेल में, बिल्कुल होंगे। अब ये एनायन जो है केटायन को अप्रोच करेगा, तभी आप बोलोगे कि बॉन्ड बन रहा है, तभी तो वो दोनों साथ में है ना। समझेंगे कि एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है। ठीक है, तो मेजरली हम Hi everyone, welcome back to another session of chemical bonding। और आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहली चीज बेटा डिस्कस करने वाले हैं फजान्स रूल। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट इज फजान्स रूल। As you can see here, this is what we need to discuss.
फजान्स रूल जो हमें बताता है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है यानी कि जिसमें हमें लग रहा है कि देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें उसमें देखने को मिलेगा कि यार पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर भी है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है वहां पे. वी विल सी दैट एंड देन वी विल लुक एट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एज वेल. ठीक है, तो चल आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं फजान्स रूल के साथ. ओके, तो जैसा हमने डिस्कस किया, कोई भी बॉन्ड ना तो कंप्लीटली आयनिक होता है और ना ही कंप्लीटली कोवैलेंट होता है. कैसा लगा सुन के? हाँ, अभी हम वो भी देखेंगे कि कैसे. यानी कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें पार्शियल यानी कि थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, और अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा. ठीक है, तो चलो इसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. चलो यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप यहां से लेके यहां तक एक बार रीड भी कर लीजिए. दैट नो बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवैलेंट. ठीक है, just as a covalent bond may have partial ionic character, an ionic bond may also show a certain degree of covalent character. यही बात अभी हमने अभी तक समझी है. ठीक है, चल इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. सपोज हमारे पास ना ये केटायन है, ठीक है, और ये हमारे पास एनायन है. ऑलराइट, अब जो ये एनायन है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना. तो अब जो ये केटायन है ना, ये जो केटायन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, प्रिटी ऑब्वियस है ना. और जो इस एनायन का न्यूक्लियस है, जो इस एनायन का न्यूक्लियस है उसको साइमल्टेनियसली इस केटायन का न्यूक्लियस रिपेल करेगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है ना. और क्योंकि ये केटायन है इसीलिए ये इस एनायन के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. मेक सेंस? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है. जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. ये होगा ना. तो अब देखो, सपोज अगर इसको मैं फर्दर बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस फिगर को, तो देखो अगर ये है हमारा एनायन, है ना, ये है इस एनायन का न्यूक्लियस. ठीक है, अब क्योंकि जो ये केटायन है इसका न्यूक्लियस तो इसको रिपेल कर रहा है, राइट. तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से इस केटायन की तरफ आकर्षित होंगे, है ना. तो पहले जिस एनायन की शेप बिल्कुल ठीक थी, अब वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है ना. अब वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है, बिगड़ गई है. सो देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, आप ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, चलो इसको फर्दर देखते हैं. सो व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, केटायन एंड एनायन, राइट, दे अप्रोच ईच अदर क्लोजली, यानी कि वो जब एक दूसरे के पास आते हैं, द केटायन वुड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एनायन. यही बात हमने की. एंड साइमल्टेनियसली उसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. तो अभी तक जो बातें मैंने आपको समझाई है देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. मेक श्योर टू रीड इट ताकि आपको जो एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है उसमें भी समझ में आए. ठीक है, तो अब देखो जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है ना. पहले जो एनायन ऐसे गोल हुआ करता था, अब उसकी शेप ना कुछ ऐसे हो गई, ऐसे हो गई उसकी शेप, करेक्ट. तो देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ दिस एनायन. अग्रीड. अब आप बोलोगे कि उससे क्या हुआ है. पहले तो यार ये केटायन और एनायन है, तो ये कैसे प्रकार का बच्चे बॉन्ड बनाना चाहेंगे? तो ये आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेंगे, है ना. लेकिन इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर भी तो हो रहे हैं, है ना. सो देयर इज ऑल्सो
पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होता है वो कोई बॉन्ड बनता है ना। यही हमने समझा है इनिशियल लेक्चर्स में भी। सो देयर इज अ पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इस फजान्स रूल को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। इससे हमें क्या पता चलता है, कोवैलेंट कैरेक्टर सॉरी इन आयनिक कंपाउंड्स, है ना। समझ में आया क्यों, क्योंकि इनिशियली ये केटायन और एनायन है, लेकिन इस एनायन के डिस्टॉर्शन के वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो, इस डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है कि यार जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक एंड पे चला गया, जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एंड पे आ गए। तो जब भी कहीं पे भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखा जाता है, क्या देखा जाता है बेटा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाए एक साइड और नेगेटिव दूसरी साइड इकट्ठा हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, यानी कि दो पोल्स बन गए हैं, एक है पॉजिटिव पोल एक है नेगेटिव पोल। सो पोलराइजेशन हो गई है, ठीक है। सो या दिस प्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन या फिर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन which is accompanied by sharing of electrons between the ions, ठीक है। the bond acquires certain covalent character, समझे कि क्या चल रहा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फजान्स रूल अगर एक फाइनल स्टेटमेंट दी जाए, हम क्या बोल सकते हैं कि यार जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, यानी कि जितनी ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो गया है, उतना ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केटायंस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। और उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा। सो व्हाट कैन वी से, दैट पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, कि जितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा केटायन के करीब होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट फजान्स रूल। अब हम इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा है या कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, पोलराइज कौन कर रहा है, एनायन को, केटायन कर रहा है ना। एनायन इज गेटिंग पोलराइज्ड, है ना, क्योंकि वो अपने चार्जेस को सेपरेट कर दे रहा है, करेक्ट। तो जो पोलराइजिंग पावर है वो किसकी होती है बेटा, केटायन की होती है। एंड हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जितना ज्यादा एनायन को डिस्टॉर्ट कर पा रहा है केटायन, उतनी ज्यादा है उसके पास पोलराइजिंग पावर, है ना, कि वो एनायन को अच्छे से पोलराइज कर पा रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस दिखा पा रहा है, ठीक है। सो यस, पोलराइजिंग पावर इज द एक्सटेंट टू विच अ केटायन कैन पोलराइज अ नियर बाय एनायन, ठीक है। सो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है बेटा, केटायन की होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज होने की क्षमता किसमें है, एनायन में, है ना। ये किसके पास एबिलिटी है पोलराइज होने की, एनायन के पास, ठीक है। सो पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की और पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की, ठीक है। सो यस,
Polarizability is the extent to which an ion can be polarized. ठीक है, an anion कर लो इसको, an anion can be polarized. It can also be defined as the ease with which an ion can be polarized. Polarization, अब देखो polarizing power भी हमें पता चल गया किसकी होती है, केटायन की. पोलराइजेबिलिटी भी हमें पता चल गया किसकी होती है, एनायन की. और इस पूरे प्रोसेस को जब एनायन की डिस्टॉर्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन. सिंपल मीनिंग में सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, सो या polarization is the distortion of a spherically symmetric electron cloud to an unsymmetric cloud. है ना. ठीक है, जल्दी से आप इसको यहां से शुरू से लेके एंड तक रीड कीजिए, देन वी विल मूव अहेड. ओके, आई होप इट्स डन. आगे बढ़ते हैं. पोस्टुलेट्स ऑफ फजान्स रूल. ठीक है, अब हम पता करते हैं कि हम कैसे आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसको कैसे जज कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स लुक एट दैट. सबसे पहले साइज ऑफ द आयन. हम दोनों का साइज देखेंगे, केटायन का भी और एनायन का भी. तो देखो, सबसे पहले पहली चीज को कंसिडर करते हैं. केटायन हमारे पास जितना छोटा होगा, केटायन हमारे पास जितना छोटा होगा, साइज में जो छोटा होगा, ठीक है, इट मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस उसको अच्छे से अपनी तरफ खींचा हुआ है ना. मतलब वो हमारे पास, आप कह सकते हो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग केटायन है. ठीक है, सो एंड जो एनायन है वो जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है ना. अब देखो, अगर एनायन बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को कम ताकत से खींच पा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टॉर्शन इजी हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टॉर्शन इजी हो जाएगा. तो इसीलिए केटायन जितना छोटा है, पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा देखो, सपोज करो एक ये केटायन है, ठीक है, और एक ये केटायन है जिसके ऊपर सेम चार्ज है +1. ठीक है, तो अगर आप चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करो तो वो किस में ज्यादा है बेटा, वो छोटे वाले में ज्यादा है ना. तो ये ज्यादा अच्छे से, ज्यादा काबिल है कि एनायन को डिस्टॉर्ट कर पाए. ठीक है, अग्रीड. सो केटायन हमें कैसा चाहिए, स्मॉल, हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से, और एनायन हमें कैसे चाहिए, लार्ज. ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, एंड द ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड. यानी कि पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी अगर हमारे पास केटायन छोटा है और एनायन मोटा है, बड़ा है. ठीक है, चलो देखो इसका रीजन भी समझते हैं. If the polarizing power of the cation, okay, if the cation is smaller, इस पार्ट को हटा दो बेटा. ठीक है, if the cation is smaller, then we can say that volume of the ion is less. जो हमने बात की कि charge per unit volume will be more, correct? If the volume is less, we can conclude that the charge density of the ion would be high. है ना, कि उस छोटे से एरिया में ज्यादा सा चार्ज बैठा हुआ है. ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाता है. Since the charge density is high, the polarizing power of the ion would be high. ठीक है, this makes the compound even to be more covalent. All right. तो ये हो गया पहले वाली का एक्सप्लेनेशन. रीड कर लो इसको कि हमें केटायन छोटा क्यों चाहिए और एनायन बड़ा क्यों चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमने देखा साइज ऑफ आयन, उसके बाद हम देख रहे हैं चार्ज ऑफ द आयन. अच्छा, अब देखो वैसे चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो,
जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज होगा, ऑफ कोर्स केटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे कैसा नेगेटिव चार्ज, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलेगी, है ना। अब देखो, अगर एक ये +1 वाला केटायन है, एक के ऊपर +2 चार्ज है इस केटायन पे, तो ये एक्चुअल में और ज्यादा देखो छोटा ही होगा, ये इवेंचुअली और साइज पे बात चली गई है ना। क्यों? क्योंकि अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, +2 चार्ज अगर है तो तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। सो ग्रेटर द चार्ज ऑफ द cation, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। अगेन सेम चीज कि यार अगर ऐसा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। The larger the anion, the less the effective nuclear charge that holds the valence electron in place। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में भी और अभी भी। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, इसीलिए ये किस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि हमें एनायन बड़ा क्यों चाहिए, कि हमें एनायन बड़ा क्यों चाहिए, ठीक है। सो या एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी, वो उतना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज हमने पढ़ी साइज, है ना, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं फजान्स रूल के बारे में। नंबर 1 हमने साइज के बारे में देखा कि केटायन जितना छोटा होगा एनायन जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना ज्यादा बढ़िया है। सेकेंड चीज जो हमने फैक्टर देखा दैट वाज द चार्ज। केटायन या एनायन दोनों के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। देन द थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना अब ऐसे केटायंस जिनके पास सेम चार्ज और सेम साइज है, ठीक है, द वन विद n-1d कॉन्फ़िगरेशन, n-1d रेज़्ड टू पावर n, कुछ भी हो, 0 to 1, 0 to 10, ठीक है, एंड ns टू द पावर 0, ओके। यानी कि हम अभी किसकी बात करें बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, विच इज फाउंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो मेंशन्ड भी है यहाँ पे, दे हैव ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर, दे हैव ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर देन द केटायंस इन ns2 एंड np6। यानी कि अगर आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में देखो, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बेसिकली अगर केटायंस की बात करो तो वो ज्यादा कैसे होंगे, आयनिक होंगे, NaCl, MgCl2, है ना, दीज आर मोर आयनिक इन नेचर देन द वंस जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे कि CuCl2 या AgCl की अगर आप बात करो। इफ आई टेल यू कि यार अगर हमारे पास AgCl है और NaCl है तो इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन है बेटा, NaCl ज्यादा आयनिक है, NaCl ज्यादा आयनिक है। यानी कि ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास है, AgCl के पास ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, AgCl इज मोर कोवैलेंट, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अगर केटायंस इन्वॉल्व होते हैं उनके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, यानी कि वो कम आयनिक होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है NaCl एंड AgCl, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। So yeah, Fajans rule says that greater the polarizing power of the cation, ठीक है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन या आप बोल सकते हो पोलराइजेशन होगी एनायन की, ठीक है। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, आप क्या बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा एक आयनिक कंपाउंड में। So these two things are directly proportional. Covalent character in ionic compounds. तो आपको किससे जज करना है बेटा,
डिस्टॉर्शन, यानी कि पोलराइजेशन के थ्रू हमें जज करना है कि किसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कैसे हम जज करेंगे? केटायन या एनायन के साइज से, केटायन या एनायन के चार्ज से, या फिर अगर हमारे पास कंपैरिजन है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, यानी कि वो आयनिक होंगे। अंडरस्टूड? चलो और समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? चल, अगर यहाँ पे देखा जाए BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। अब देखो, जो हमारे केटायंस हैं, है ना, जो हमारे केटायंस हैं, ये एक ग्रुप में आते हैं या एक पीरियड में आते हैं। चलो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि दीज आर इन द सेम ग्रुप, है ना, कि ये सेम ग्रुप में आते हैं। और जो ये एरो दिखाई गई है, इस एरो के टुवर्ड्स हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना। तो जो हमारा केटायन है, केटायन का जो साइज है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बेटा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ ग्रुप। तो हमें सबसे पहले हमने किससे जज करने की कोशिश की? केटायन के साइज से हमने जज करने की कोशिश की, ठीक है। सो द केटायन साइज इज इंक्रीजिंग। अब अगर केटायन बढ़ता जा रहा है तो पोलराइजेशन कम होगी या ज्यादा होगी? पोलराइजेशन कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा होगा केटायन हमारे लिए उतना बढ़िया है। तो इस डायरेक्शन में बेटा क्या हो रहा है? हम बोलेंगे कि फॉर श्योर जो हमारी पोलराइजेशन है वो कम हो रही है, जो पोलराइजेशन है वो कम हो रही है। तो हम जैसे जैसे BeCl2 से BaCl2 की तरफ जाएंगे तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो घटेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होगा, घटेगा। तो देखो हमने बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो किस में होगा? BeCl2 में होगा, फिर MgCl2, फिर CaCl2, फिर SrCl2। ठीक है, समझे कैसे हमने जज किया? आगे बढ़ते हैं। LiF, LiCl, LiBr एंड LiI। अब की बार देखो, जो केटायन है, केटायन इज सेम, है ना। हमें क्या पता चला है यहाँ से? केटायन इज सेम, दैट इज लिथियम, लिथियम पॉजिटिव, है ना। केटायन इज सेम। तो नाउ लेट्स लुक एट एनायन। अब देखो हमारे पास एनायन कौन कौन से हैं? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये सेम ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइड, है ना। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर से साइज बढ़ रहा है, लेकिन अब की बार किसका साइज बढ़ रहा है? एनायन का। तो आप क्या बोलोगे? एनायन का जो साइज है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एनायन साइज इज इंक्रीजिंग। एनायन जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना ज्यादा बढ़िया है ना। एनायन का साइज बढ़ रहा है तो मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पिछली बार केटायन का साइज भी बढ़ रहा था इसलिए पोलराइजेशन घट रही थी, अब की बार पोलराइजेशन ज्यादा होगी, है ना। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इधर कोवैलेंट कैरेक्टर की तो वो भी ज्यादा होगा, यानी कि LiI का के पास सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, देन LiBr, देन LiCl, फिर LiF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NaCl, MgCl2, AlCl3। अब की बार देखो क्या हो रहा है। अब की बार हम चार्ज के साथ में डील करेंगे। किसके साथ में डील करेंगे? चार्ज के साथ। अब देखो केटायन के ऊपर देखो यहाँ पे क्या साइज है, यहाँ पे +1 है ना। केटा चार्ज ऑन केटायन, यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं? चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। तो Na पॉजिटिव, दिस इज Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे केटायन के पास +2 चार्ज है और यहाँ पे केटायन के पास +3 चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज बढ़ रहा है ना इस डायरेक्शन में, चार्ज इज इंक्रीजिंग। चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ रही है, और हमें पता है कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी
उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा एक आयनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे जो अगेन हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ वी जज ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और जहां पे भी देर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, पिछली बार भी हमने वही पढ़ा फजान्स रूल में कि कैसे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही थी, पोलराइजेशन हो रही थी, करेक्ट। तो वहां पे डाइपोल मोमेंट से हम बताते हैं कि कितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा निकल के आ रही है, इट मीन्स कि पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, कि मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा एक तरफ है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, लाइक दैट। ठीक है, सो या a dipole moment arises in any system in which there is a separation of charge. They can therefore arise in ionic bonds as well as in the covalent bonds. ठीक है, dipole moments occur due to the difference in electronegativity. Electronegativity क्या होता है? बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट जेनरेट होगी। ठीक है, नाउ जैसा हमने डिस्कस किया कि डाइपोल मोमेंट क्या दिखाता है, इट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, है ना, कि कितनी ज्यादा पोलैरिटी है, कि वो कितना ज्यादा चार्जेस में सेपरेट हो रहा है। ओके, सो या दैट्स इट, दिस इज डाइपोल मोमेंट। और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, सो डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो सकती है अगर दोनों चार्जेस सेम हो, है ना, तो हमारी डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप बात करो, देखो BeF2 में, BeF2, ठीक है, तो देखो ये है बेरिलियम एंड ये है बेरिलियम। ठीक है, अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज बाय एन एरो, कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अभी क्या दिखा रहा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ है बेटा, फ्लोरीन की तरफ है। एंड प्रिटी ऑब्वियस कि जो फ्लोरीन है वो कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करेक्ट है। अब देखो दो वेक्टर्स जो कि सेम जगह से निकल रहे हैं ऑपोजिटली, है ना, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे बेटा जो डाइपोल मोमेंट है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इट इज जीरो। अभी हम फर्दर इसके बारे में दोबारा बात करेंगे जब हमें स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, तो हम VSEPR के दौरान हम फिर से डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कैसे बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है। ठीक है, सो इसके बारे में हम फर्दर आगे बात भी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।